आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक सुंदर डिफरेंट पैनल डिस्कशन के लिए। तभी यूथ को हमेशा सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए बहुत इच्छा होती है। तो उनके विचारों को समझने के लिए ये एक पैनल डिस्कशन फैमिली से रिलेटेड क्या होता है, इसका शुरुआत की है। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय स्त्री शक्ति से डॉक्टर प्राची मोघे को इनवाइट करती हूँ। वो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। वो हमारी भारतीय स्त्री शक्ति की मुंबई की अध्यक्ष हैं और भारतीय स्त्री शक्ति के एनडब्ल्यूसी की मेंबर हैं। प्राची जी आपको अभी हमारे भारतीय स्त्री शक्ति के बारे में एक संक्षिप्त में बताएंगे और इस कार्यक्रम को आगे लेते हुए जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, सभी का स्वागत है। भारतीय स्त्री शक्ति 1988 से लगातार स्त्री विषयक प्रश्न और कुटुंब कल्याण, इन सभी चीजों में कार्यरत है। एक्चुअली पूरे भारत में 22 प्रांतों में इनका कार्य फैला हुआ है। भारतीय स्त्री शक्ति शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्वावलंबन और जेंडर सेंसिटाइजेशन, लिंग समभावता या समानता और आत्मसम्मान, इस विषय पर ये पंचसूत्री के ऊपर काम करती आ रही है। बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं, जैसे एडोलसेंस, युवक युवतियों के लिए उनको स्कूल्स में पर्टिकुलरली कार्यक्रम करना, या बचत गट के महिलाओं के लिए कार्यक्रम करना, उद्यमी महिलाओं के लिए कार्यक्रम करना। हर क्षेत्र में ऐसे विविध प्रकल्प और कार्यक्रम चलते आते हैं। इसमें हमारा एक कहना है कि भारतीय दृष्टिकोण से हम ऐसे मानते हैं कि परिवार यह हमारा एक मूल एकक है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो परिवार के बारे में सोचना, परिवार में स्त्री का क्या सम्मान मिलेगा, क्या वह उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्त्री पुरुष समानता होगी या नहीं होगी, ये सभी के बारे में, अगर कुटुंब में ही, परिवार उनको आत्मसम्मान मिलता है, आर्थिक निर्णय क्षमता आती है, तो वो समाज में भी प्रतिबिंबित होती है। और यही कहना युवकों के साथ भी है, क्योंकि आज का युवक यह आज का नागरिक है। और दूसरी बात, युवकों के बारे में आज जो कहा जाता है कि जेन जी ऐसे है वैसे, ऐसा नहीं है। आज का युवक बहुत ही विचारशील है, चिंतनशील है, उनको समझने की उत्सुकता है। भारतीय मूल्यों पर आधारित परिवार व्यवस्था क्या है, लेकिन आज के वर्तमान युग में चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे टेंशन है, पीयर प्रेशर है, बहुत सारी समस्याओं के साथ आज का युवक उलझाता रहता है, वो संभ्रमित अवस्था में है। इसके लिए हम काफी प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। आज पैनल डिस्कशन एक वन ऑफ द प्रोग्राम है। विवाह या शादी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव अपने लाइफ का होता है। तो शादी क्यों करनी चाहिए, कैसे पार्टनर होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये सब प्री मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत होती है। हमने 2-3 प्रोग्राम ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस, पर्टिकुलरली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किए थे। शादी की पाठशाला, जो इच्छुक युवक और युवतियां हैं, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम किए थे। और लास्ट साल से नेशनल वुमेन्स कमीशन के द्वारा जो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स हमें मुंबई में मिले, वो 2 सेंटर्स पार्ला और कांदिवली में है। पार्ला में लगातार हर महीने में एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ही आवश्यकता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग सिर्फ युवकों को और पेरेंट्स को आपस में की दूरी कम करने के लिए नहीं, तो एक युवक और युवती जब विवाह करके गृहस्थाश्रम में जाएंगे, तो उनका मानसिक चेतावस्था कैसे होनी चाहिए, चैलेंजेस क्या है, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कैसे उनके रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए, पूरे फैमिली में समतोल होना चाहिए, ये बहुत सारी ऐसे चीजें, ऐसे घटक आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे
मिडिल एज या बुजुर्ग लोगों को ऐसे लगता है कि क्या ये युवा पीढ़ी सोच रही है, पर्टिकुलरली जेन सी के बारे में जो सुनाई देता है कि हमें इसके रिलेशनशिप के वेरियस शेड्स के बारे में हमें पता नहीं, ये क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। क्या ये सच्ची प्रॉब्लम्स है क्या? यह कार्यक्रम पैनल डिस्कशन आयोजित करने का एक कारण यह है कि 15 मई को भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना हुई थी। वह हम स्थापना दिन करके मनाते हैं और उसी दिन जागतिक परिवार दिन रहता है। तो इस उपलक्ष्य में आज के युवाओं का परिवार के बारे में क्या सोच है, शायद विवाह के बारे में क्या सोच है, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच है, और ओवरऑल एक व्यक्ति, परिवार और समाज के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन हमें वो जानना चाहिए। ये दो अलग अलग पोल नहीं है, द टू पोल्स आर नॉट अपार्ट, उनमें एक सामंजस्य होना चाहिए। और इसी कारण ऐसे कार्यक्रम हमने देश भर आयोजित किए हैं। आज मुंबई इलाके का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें मेरे सब यंग दोस्त पैनलिस्ट करके आए हैं और सब उनके साथ ही हमारे यंग मित्र और हम जैसे मिडिल एज महिलाएं इस सब कार्यक्रम सुनने के लिए बेकरार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे आशा है कि हम अगर युवाओं के साथ ऐसे बहुत सारे आगे कार्यक्रम करेंगे तो ये जो संवाद है वो चलता रहेगा और ये जो सो कॉल्ड दूरी है वो थोड़ी मिटती जाएगी और समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सुलझाने के और एक अच्छा खासा एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन निर्माण जीने के लिए हम एक दो और कदम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का इसी कार्यक्रम में स्वागत है और आगे की कार्यवाही के लिए मैं मेघा सरकार से निमंत्रण देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्राची, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आज के डिस्कशंस का एक बताया है आपने। मैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, पैनल डिस्कशन अब हमारा आगे बढ़ाने के लिए हमारी मॉडरेटर जो हैं प्रणीति मशानकर, उनके बारे में बताती हूँ। वो एडवोकेट हैं प्रोफेशन से, उन्होंने LLB LLM नागपुर से किया हुआ है और PG डिप्लोमा HRM फ्रॉम सिम्बॉयसिस। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सुंदर है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और बड़ौदा में लेक्चरर रह चुकी हैं। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, अब फैमिली मैटर्स में काउंसलिंग करती हैं। संगठनात्मक कार्यक्रम के बारे में, कार्य के बारे में भी बहुत गहराई में काम करती हैं। विद्यार्थी परिषद ABVP नागपुर महानगर पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं और ABVP बड़ौदा महानगर पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। अब हमारे साथ भारतीय स्त्री शक्ति के साथ में पूर्णतः कार्यरत हैं। तो मैं अब आगे का कार्यक्रम हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रणीति से निवेदन करूंगी, आप इंट्रोड्यूस करके आपका कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद मेघा जी। और आज का हमारा विषय जो है वो है परिवार और युवाओं की सोच। तो इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो शायद पश्चिमी देशों में ये विषय का इतना महत्व ना लगता हो, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जहाँ पारिवारिक व्यवस्था, संस्कार और संस्कृति तथा परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है, वहाँ पे ये परिवार, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण या केंद्र बिंदु बन जाता है। इस विषय को शायद सुनना बहुत ही आसान या सरल लग रहा होगा आज हमें, लेकिन इसकी गहराई अगर देखी जाए तो बहुत ही व्यापक दृश्य हमें नजर आता है। आज के बदलते समय के साथ जो युवाओं की बदलती मानसिकता है, जो उनकी सोच है, अपेक्षाएं है, जीवन शैली अलग तरीके से वो जीना चाहते हैं, इसमें जो परिवर्तन आया है, जिनका प्रभाव कुछ ना कुछ इसमें परिवार के ऊपर भी, परिवार व्यवस्था के ऊपर भी हमें दिखाई देता है। ऐसे परिवार और युवा तथा बदलते दृष्टिकोण को समझना हमें अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन्हीं विभिन्न पहलुओं पर आज विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ यंग युवा पैनलिस्ट उपस्थित है।
जिनकी सोच, उनका अनुभव और दृष्टिकोण के माध्यम से आज के विषय को हम लोग अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के पैनलिस्ट का परिचय मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं मल्हार लकड़ावाला। मल्हार जी मुंबई में स्थित एक सफल व्यावसायिक हैं जो कि टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में अगर बताने के लिए मैं जाऊँ तो उनकी 5 वर्ष पूर्व ही उनका विवाह हो चुका है और 9 मंथ के छोटे बेबी की वो अभी पिता भी बन गए हैं। वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और अपने परिवार को अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं। इनका व्यावसायिक अनुभव और उसके साथ ही पारिवारिक जीवन के प्रति उनकी गहरी समझ इस चर्चा को एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करेंगी। तो मल्हार जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने अगले पैनलिस्ट है मल्लिका जी राणे। मल्लिका जी ये साइकोलॉजी में इन्होंने एमए किया है तथा चाइल्ड और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जैसे विषयों में उनका स्पेशलाइजेशन है। वर्तमान में वो मुंबई में स्थित नागिनदास कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत है और विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद एवं मार्गदर्शन का कार्य भी कर रही है। अब बहुत ही जल्द उनका भी विवाह होने जा रहा है, जिसके लिए हम सब की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। साइकोलॉजी जैसे क्षेत्र में उनका काम, युवाओं की सोच, उनकी अपेक्षाएं, विवाह, परिवार के प्रति बदलते दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप से हमारे सामने वो रख पाएंगे। सो मल्लिका जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं अनिरुद्ध जी कुलकर्णी। अनिरुद्ध जी ने EXTC इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वो IT और साइबर सिक्योरिटी इंटरनल ऑडिट्स के क्षेत्र में बेंगलोर में कार्यरत हैं। वर्किंग यूथ के रूप में वो न्यू जनरेशन की एम्बिशन तथा करियर की प्रायोरिटीज को बदलने के दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने परिवार, इनके परिवार की बात की जाए तो ये बहुत ही उच्च शिक्षित परिवार से आते हैं। विवाह के विषय में उनका दृष्टिकोण यह है कि वो जीवन को और दुनिया को अभी और समझना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इनका मानना है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि उचित समय और उचित तैयारी के साथ ही लेना ज़्यादा उचित है। तो युवा वर्ग के विचारों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके अनुभव और विचार को हम आज जानेंगे। तो अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। हमारी अगली पैनलिस्ट है एडवोकेट साधना जी यादव। साधना जी यादव ये भी अनमैरिड है। MCOM LLM तक का इन्होंने शिक्षण लिया है। साधना जी विविध विधि क्षेत्र में कार्यरत है और वर्तमान में क्रिमिनल तथा सिविल लॉयर के रूप में प्रैक्टिस कर रही है मुंबई में। व्यावसायिक क्षेत्र के अलावा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की वह एक सक्रिय तथा पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रह चुकी है। कानूनी क्षेत्र की उनकी समझ तथा सामाजिक कार्य के अनुभव से आज की चर्चा को वह एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेंगी। एडवोकेट साधना जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फैमिली और युवाओं की सोच। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मूल पहचान जो बनती है भारतीय संस्कृति की, वो है परिवार, जहाँ रिश्ते केवल बनाए नहीं जाते बल्कि पूरे मन से निभाए भी जाते हैं, जहाँ बंधन नहीं अपनापन होता है, जहाँ परंपराओं के साथ प्रगति को भी महत्व दिया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ समाज बदलता है, जीवन शैली बदलती है, युवाओं की सोच भी बदलते जाती है और ये बदलाव के मूल स्रोत अगर कोई होते हैं तो वो जनरेशन के युवा होते हैं। जैसे कि बहुत सारी जनरेशन होके गई, साइलेंट जनरेशन से लेके अभी जेन जी, जेन अल्फा और अभी आने वाली जेन बेटा जनरेशन। इन सब के बीच हमारे सामने अगर कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वह बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या परिवार और युवा एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या उनके बीच संवाद और अपेक्षाओं का फासला और बढ़ रहा है?
क्या आने वाली पीढ़ी परिवार की संकल्पना को इतना महत्व देके परिवार की संकल्पना को टिका पाएगी? ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने आज के पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मल्हार जी से रहेगा। मल्हार जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जीवन शैली में कुछ बदलाव आ रहे हैं, युवा पीढ़ी की प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। हम लोग संयुक्त परिवार से लेके एकल परिवार तक का सफर तय कर चुके हैं। तो आप जैसे कि एक फैमिली के साथ, एक अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो आपकी दृष्टि में परिवार की वास्तविक परिभाषा क्या है? या तो फिर पहले के परिवार और अब के परिवार, इनमें आप कुछ प्रमुख अंतर देख पाते हैं? तो अगर हम आपसे ये डिस्कस कर पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मल्हार हैज उसका निकल गया है वो कनेक्शन, शी इज रीजॉइनिंग, तो ओके, या सो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्हार जी के पास फिर से हम लोग आएंगे। साधना जी शायद है यहाँ पे। जी साधना जी, मेरा अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि किसी भी परिवार में युवा व्यक्ति पर एक यानी गहरा असर पड़ता है। परिवार में जैसे रहन सहन होता है उस तरीके से। मल्हार जी शायद से ज्वाइन हो गए, हम लोग ले सकते हैं उनका क्वेश्चन? यस यस, सॉरी, मेरा वो रिकनेक्ट हो था, मैं बेबी था, उसने फोन गिरा दिया था। बढ़िया, सॉरी। सो मल्हार जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे था, मैं रिपीट करना चाहूंगी कि आपके दृष्टि में परिवार की परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है, और पहले के परिवार और अब के परिवार, इसमें आप क्या प्रमुख अंतर देखते हैं? तो मैं अपना पर्सपेक्टिव पर्सनल देना चाहूंगा। तो मेरा काफी ब्लेस्ड हूँ कि मेरा परिवार, मेरी वाइफ का परिवार दोनों ही काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है। लाइक फॉर मेरे लिए अभी मेरे 2 परिवार है एक्चुअली। जब मेरा शादी हुआ तब भी मैंने अपनी वाइफ को यही प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं कि आप मेरे परिवार में आ रहा हूँ, मैं भी आपके परिवार में जा रहा हूँ। और अभी 5 साल हो गए, तो मैं काफी खुश हूँ कि हम वही प्रेरणा के साथ चल रहे कि हम दोनों के 2 परिवार है, 2 पेरेंट्स है, दोनों साइड के भाई बहन है, दोनों साइड के मामा मामी, दोनों साइड के चाचा चाची है। तो वो पूरा हम लाइक मेरे लिए पूरा सब एक ही परिवार है। दोनों साइड मतलब कुछ भी हो जाए, किसी को उनके मामा को कुछ हुआ तो मैं जाता हूँ, मेरे साइड किसी को कुछ हुआ तो वो आ जाते हैं। इसलिए काफी काफी लाइक मेरे हिसाब से वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भी अपना एक इतने पूरा अपना फैमिली के साथ बड़े हुए, तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि शादी हुआ तो वो छोड़ के आ जाएंगे, तो वो प्रेरणा तो गलत हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से कि पूरा दोनों साइड के परिवार एक ही है, वो मेरा सोच है। बहुत ही हरा भरा परिवार है आपका, और सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि ये रिलेशंस शायद आगे जाके काफ़ी जगह बोला जाता है कि मामा मम्मी चाचा चाची, ये रिलेशंस शायद कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस युवा पीढ़ी की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी तरफ परिवार के बारे में सुन के। अगला क्वेश्चन मैं साधना जी को पूछना चाहूँगी। साधना जी यहाँ पे है जी। साधना जी, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी परिवार का असर वो युवा पे पड़ता है, यानी कुछ भी तरक्की अगर कोई परिवार का युवा करता है तो बैकग्राउंड में रिस्पॉन्सिबल जो रहता है उसका परिवार रहता है। तो परिवार से मिलने वाले संस्कार और मूल्यों को एक युवा की सफलता तथा व्यक्तिगत विकास में हम लोग कैसे योगदान देते हैं, इस बता पाएंगे इसके बारे में? जी, नमस्ते सभी को। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में अगर हम जाए तो जो यूथ है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है अपनी फैमिली से। तो थोड़ा हम इसमें, मेरा ऐसा पर्सनली जो राय है कि परिवार से जो मिलने वाले संस्कार और जो मूल्य है, जहाँ हम अभी तक यही सीखते आए हुए हैं कि जो बच्चों की पहली पाठशाला होती है वो घर से ही होते हैं, परिवार से ही होते हैं। उनके संस्कार, उनके मूल्य घर से ही हमें मिलते हैं। तो जो परिवार से दिए हुए जो संस्कार है, जो मूल्य हमें सिखाए जाते हैं, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो जिम्मेदारियां हो, किसी का सम्मान करना हो, ये सारी जो पाठशाला में जो सिखाया जाता है वो पहला हम घर से ही शुरुआत करते हैं। तो उनसे जो दी गई, परिवार में बड़े भी हो सकते हैं, अपने दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं। तो ये परस्पर जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना एक दूसरे के साथ, अगर हमें कोई कष्ट पड़े या कोई तकलीफ में है, आज के यूथ हम डिस्कनेक्ट का इट मीन्स की स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसका यही मेन कारण है कि परिवार से घुल मिल ना होने के कारण
बच्चे एक गलत संगति में या सोशल मीडिया में या एकांत अकेलापन महसूस होने के कारण एक गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो परिवार का मूल्य है, जो पहले हमारे सांस्कृतिक विषय में चलता आ रहा है, तो आज अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि पूरा डिस्कनेक्ट है, लेकिन थोड़ा हो रहा है। लेकिन अभी युवा फिर से अपने परिवार की तरफ देख रहा है, जिम्मेदारियां निभा रहा है, सोच रहा है। मैं खुद उसका अनुभव करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम सोशल वर्क कर रही थी, फिर जब घर पे आई तो ध्यान में आया कि अरे पढ़ाई भी करना है, माता पिता भी देखना है, खुद की जिम्मेदारी भी निभानी है, छोटा भाई है उसके लिए भी अच्छा करना है। तो ऐसा ध्यान में आया कि ये सब कहाँ से आया। तो ये सब मैंने देखा, मम्मी पापा चिंता करते हैं, बड़े पापा चिंता करते हैं, तो वैसे ही बड़ा भाई मेरी चिंता करता है तो मैं छोटे भाई की चिंता करता हूँ, छोटा भाई बड़े भाई की। ऐसे परस्पर एक लोगों का सहयोग मिलता है और विचार मिलते हैं। इसके अलावा जो संस्कार घर से, परिवार से जो मिलते हैं, वो तो भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, एक सफल नागरिक बनाने में सहायता मिलती है, जिससे समाज में हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसके लिए इस विषय में आज के जनरेशन में परिवार का मूल्य और योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, एक अच्छा समाज, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। मेरा मतलब ये बहुत बहुत धन्यवाद है। साधना जी। और आपने इन शॉर्ट बताया कि बेसिक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है किसी भी युवा का, तो वो घर से ही स्टार्ट होता है, कहीं पे बाहर जाके क्लास लगाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। घर के संस्कार उसको आगे जाके भी काम में आएंगे। बहुत अच्छा। अभी आपने जैसे कहा कि आज का युवा सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा निर्भर है, तो अगला क्वेश्चन मेरा मल्लिका जी से यही है कि एज कम्पेयर टू अर्लियर कि अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, उनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो आपके अनुसार आज की युवा पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों को कितना महत्व देती है, या रिलेटिव्स के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? आप तो म्यूट अगेन है मल्लिका जी। अभी अभी सुनाई दे रहा है? जी जी। धन्यवाद। कितना मूल्य है, मुझे ये बात से मतलब ये बात चालू करने से पहले ये बोलना होगा कि जब से मतलब बचपन से लेके अभी तक उनके परवरिश में परिवार का कितना हाथ रहा है। जैसे मेरे लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ, हमारा वी स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, बट मेरे जो मामा मामी है, बुआ फूफा है, वो हमेशा हम मिलते जुलते आ रहे हैं, हर महीने, एवरी टाइम। तो मैं रही हूँ अपने दादा दादी जी के साथ, तो इसीलिए मुझे उनकी तरफ मतलब उनके प्रति बहुत सारा प्यार है, रिस्पेक्ट है, और जरूरत लगती है कि हर महीने मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। अगर कंपेयर टू दैट, अगर ऐसे कोई आदमी है जो अपने परिवार से जुड़ा नहीं है ज्यादातर, तो वो बड़े होकर उनका सोच भी वही रहेगा कि मेरे लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखता है। तो आई बिलीव कि बचपन से लेके अभी तक क्या कितना कंट्रीब्यूशन रहा है जॉइंट फैमिली का, उन रिश्तों का आपके लिए, तभी जाके बड़े होकर हम समझेंगे कि हमारे लिए वो कितने मायने रखते हैं। तो एक हद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की भी या फिर पेरेंट्स की भी, कि कैसे हम बच्चों को इम्पोर्टेंस जताते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का। अगर इफ मतलब कोई एक बच्चा अगर कांटेक्ट में नहीं रहा है अपने परिवार से, तो हम उसको एक तरीके से दोष भी नहीं दे सकते, मे बी, या फिर उनका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो डेफिनेटली मूल्य तो है रिलेटिव्स का, बट वो डिपेंड करता है कि हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा है, ऐसे ये मेरी राय है। थैंक यू मल्लिका जी। आपने जैसे कहा कि हाँ, ये घर की बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर के लोगों की कि अपने घर के बच्चों को कैसे संस्कार दें। और आजकल जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण कहीं कहीं ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो इसके ऊपर यानी पॉइंट आउट करके, नज़र डाल के बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं और सिखा भी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनिरुद्ध जी से यही है कि सोशल मीडिया को हम लोग कनेक्टर कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के ऊपर भी जैसे उसका असर होने को दिखता है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन शैली, इसका पारिवारिक संबंधों के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है,
या इसमें रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं हम कहेंगे, या कहेंगे कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं दूरी भी सोशल मीडिया हम हमारे रिश्तों में ला रही है? आई थिंक ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख सकते हैं. The distance between the family and the kid or like anybody because of social media altogether, वो हो रही है in a certain age group where you are probably like how it was पहले TV was blamed for everything. Right now, social media is going to be blamed for everything क्योंकि it's true like the 30-second reels and everything, it reduces your attention time span. So when a kid is continuously exposed to this, वो फिर बाद में यही देखते रहता है कि ओ इधर से ये, इसके बाद ये कंटेंट, तो उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है जब भी उनके माँ बाप या एवरीथिंग लाइक व्हेन दे वांट टू टॉक टू देम, तो वो इट डज नॉट लाइक इट काइंड ऑफ रन्स इनटू एन erratic behavior. So I think social media is a controlled substance in a way when it comes to a particular young age group. But particularly, again, social media is a representation of also in many cases, because social media is not just now available with a rich class or an elite class. It's available in all classes altogether. All right, so it's a representation of how the parivarik values which are being also taught are also being are outflowed on social media altogether, because you see that if suppose somebody is expressing their points, all right, and just making their statements, the ingrown this thing is hate phailana social media pe right now has become that, and it's probably attacking women on basically just simply how they dress and this thing, and they become moral policers altogether. So this is not a give and take. So it's where Malika, how she was telling कि social media का एक आउटलुक जो है, it is not just एक one lens कि social media से आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और आप फिर बाद में जा रहे हो. social media पे भी जो कंटेंट आ रहा है, that is based on family values which you are getting. In different families there are different values altogether, hence social media is having different relationships with your family altogether also, क्योंकि you end up seeing कि okay, किन के साथ if suppose a father and a son have like a love relationship between them, but then they see a particular case and then they hate on it way too much, they will express the same ideas on social media altogether. So आगे जाके family values वैसे हो जाती है, and that creates a barrier in future आपके family में is it a hate based family, is it a family which runs on talking to each other and listening to each other. So this was one part where it affects the current generation, and the attention span aspect, which is just more on this thing, I feel it's like it can be resolved in a way that जैसे मम्मियाँ या फिर dads वो टाइम पे just like you will just find आजू बाजू में कुछ तो सामान रहेगा एंड बस डराने के लिए फेंक देते थे कि अरे हटो अभी इस चीज से, टीवी से अभी दूर जाओ करके. So kind of like that. So yes, it has a lot of family values affect होती है, but I feel like social media पे जो कंटेंट आता है वो भी family values से भी इफेक्ट होके आता है. So it might be negative or positive. थैंक यू अनिरुद्ध जी. बहुत अच्छी तरीके से आपने सोशल मीडिया की दो अलग अलग बाजू जो है, साइड्स कहते हैं हम लोग की, साइड्स दिखाई है आपने कि एक तरीके से वो कंट्रोल सब्सटेंस भी है और एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी है. इसका किस तरीके से यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि गुड यूज़ किया तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे, इसका मिसयूज़ किया तो उसके रिजल्ट शायद अलग होंगे. तो अभी मल्हार जी, जैसे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरा अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने दो विकल्प है, एक तो इंडिपेंडेंट लाइफ और दूसरा जॉइंट फैमिली. तो ये दो विकल्प में से ज़्यादातर युवा जो पसंद करते हैं बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हो या और कोई रीज़न हो कि उनको प्राइवेसी बहुत पसंद है और प्राइवेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो आपकी तरीके से आप किस तरीके से सोचते हैं जब मैं आपको पूछती हूँ कि परिवार के साथ रहना या परिवार के साथ जुड़कर जीवन जीना,
या युवाओं के लिए किसी प्रकार का ये समझौता मानते हैं युवा, या तो फिर एक अमूल्य वरदान है उनके लिए ये? सो आई थिंक जब शादी होती है तब थोड़ा प्रिवेसी और वो सब का रहता है, तो तब सब यंग कपल होता है उनको थोड़ा रहता है कि चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ। हमें भी था, हम भी थोड़ा एंजॉय किए थे, अलग से थोड़ा रहे थे, वो सब हुआ। लेकिन जब बेबी हो गया तब रियलाइज किया कि बेबी तो फिर अकेला हो जाता। हम दोनों वर्किंग, अगर हम दोनों चले जाते तो बेबी तो घर पे अकेले रहता है। तो तब यार, तब तो ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत जरूरत महसूस होती है। आज हम दोनों कॉल्स पे होते हैं या मीटिंग में होते हैं, लेकिन हमारा बेबी बहुत खुश होता है घर पे। वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ पूरा दिन घूमते रहता है। लाइक हम सुबह जाते हैं, रात को आता है, और रात को एकदम वो भी खुश होता है। सो आई थिंक वो एक बेबी को, जो बच्चे का एक ग्रोथ होता है, उसके लिए डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट लगता है, और उनके टीचिंग्स भी लगती है। लेकिन हम ज्यादा सिखाने, लेकिन उतना उनका एक्सपीरियंस होता है, उतना टाइम होता है, उतना वो स्पेंड कर पाते हैं बेबी के साथ, तो काफी अच्छा होता है। और मेरे को लगता है मेरे पेरेंट्स के लिए भी काफी अच्छा लगेगा। आज वो लोग 70+ हो गए हैं, उनके पास एज सच कुछ है नहीं, रिटायर्ड हो गए, लेकिन जब बेबी आता है उनके लिए पूरी लाइफ वही होती है, सुबह से शाम तक पूरा। तो मेरे को बहुत दोनों साइड खुशी होती है कि पेरेंट्स को भी खुश रहते हैं और बेबी भी खुश रहता है। तो मैं दोनों साइड एकदम विन विन सिचुएशन हो जाता है फिर उस मामले में। तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि अकेला रहूंगा तो यार बेबी भी अकेले हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स भी अकेले हो जाएंगे। बट हाँ, तो वो एक पर्सपेक्टिव मेरी तरफ से था एक। बहुत अच्छे मल्हार जी, आपने बहुत पॉजिटिव वे में फैमिली का इम्पोर्टेंस बताया। जैसे कि अपने ऊपर जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तब हमें पता चलता है कि हाँ, फैमिली का कुछ अलग इम्पोर्टेंस है, और क्वालिटी टाइम भी आपका बेटा उनके साथ बिता पा रहा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन साधना जी से है, जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ, फ्रीडम, या तो फिर लिमिटेशंस और डिसिप्लिन के रिलेटेड है। हर युवा जो है वो स्वतंत्रता चाहता है, वो अपने परिवार के अनुभव से कुछ मर्यादाओं का अनुशासन भी उन्हें लगता है युवाओं को। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि युवाओं की अपेक्षित स्वतंत्रता, यानी युवाओं को जो भी इंडिपेंडेंस चाहिए वो इंडिपेंडेंस, और परिवार द्वारा अपेक्षित अनुशासन, यानी जो डिसिप्लिन परिवार द्वारा लगाया जाता है, इसके बीच का संतुलन कैसे हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि काफी घरों में इसके ऊपर भी विवाद होते हैं। युवाओं की कुछ अलग सोच रहती है, परिवारों की कुछ अलग सोच रहती है, उनके अनुभव रहते हैं, लेकिन यंगस्टर्स, जैसे हम लोगों ने कहा, यंगस्टर्स की बदल रहे हैं, तो बदलती जीवन शैली के हिसाब से उनके कुछ विभिन्न मत हो सकते हैं। तो इसके बीच का समन्वय घर में कैसे साधा जा सकता है? जी प्रणीति जी, फॉर माय साइड कि अगर युवा और परिवार के बीच में एक अच्छा संवाद हो, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा संवाद हो जहां हम अपने मन की बातें बता पाए, और ये भी पता हमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा तुलनात्मक होना पड़ेगा कि आवश्यकताएं क्या है परिवार की भी और युवा की भी, उनकी आवश्यकताएं, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, एक समझना पड़ेगा यूथ को भी और अपने परिवार में बड़े लोगों को। मुझे लगता है ये इसको एक खुला संवाद, मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन करके हम डिसाइड कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, एक सीमाएं भी निर्धारित होंगी कि किस तरीके की स्वतंत्रता, मतलब पेरेंट्स को भी ना लगे कि भाई ये ऐसी स्वतंत्रता इनको दे दी कि ये जैसे आज हम देख रहे हैं यूथ को पार्टी कर रहे, ये कर रहे, एकदम अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन एक ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए कि यूथ को भी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, परिवार का ट्रस्ट लेना पड़ेगा, और परिवार को भी अपने बच्चों पे ट्रस्ट देना पड़ेगा। थोड़ी सी परस्पर जिम्मेदारियां और परस्पर ट्रस्ट के साथ ही एक साथ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक दूसरे परिवार के बीच में और युवा के बीच में शेयरिंग्स होनी चाहिए कि आज मेरे विचार ये है, अगर घर पे कुछ कोई महत्वपूर्ण घटना भी हो, कोई अच्छी बात भी हो, या समाज के कुछ विषयों पे अगर अच्छा निर्णय हम दे, यूथ भी अच्छा निर्णय दे पाए, परिवार को उस पर अच्छा अपना विचार स्पष्ट कर सकता है, तो दोनों में अच्छा निर्णय साझा होना चाहिए। परिवार के बीच में बहुत एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और डिसिप्लिन, तो मतलब या यूथ की फ्रीडम हो या डिसिप्लिन हो, दोनों परस्पर ही चलेगा, तो ही हम समाज में भी और व्यक्तिगत परिवार में भी एक हेल्दी रिलेशन जो है आगे बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा संवाद, विश्वास और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, चाहे वो युवा का स्वतंत्रता हो और अपने परिवार की जो चिंता है, डिसिप्लिन नहीं होगी तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो एक जीवन में डिसिप्लिन का होना भी बहुत जरूरी है। तो आज के युवा को, यानी मुझे भी ऐसा लगता है, मैं ये समझती हूँ, तो अपने डिसिप्लिन के साथ साथ एक फ्रीडम को भी मैंने एंजॉय किया है। तो
अगर हम फ्रीडम और स्वतंत्र मतलब फ्रीडम और डिसिप्लिन को जब मिक्स करके परिवार के विचारों को साथ में लेकर जब हम अपने महत्वपूर्ण आकांक्षाएं जो भी हो हम अगर साझा करते हैं, सही और गलत का निर्णय भी परिवार का योगदान में अगर मिलता है, तो बहुत अच्छी लाइफ चल सकती है और बहुत अच्छी लाइफ होती है। मैं इसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है, आज डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों साथ में चल सकते हैं एक अच्छी और हेल्दी कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग से। बहुत अच्छा साधना जी, आपने इन शॉर्ट बताया कि फ्रीडम और डिसिप्लिन अगर इनका समन्वय लेना हो तो गुड और हेल्दी रिलेशंस, कम्युनिकेशंस और एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ये बहुत जरूरी है एक परिवार में, जो कि सच है। अगला क्वेश्चन मैं अनिरुद्ध जी से पूछना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, हम लोग देखते हैं कि एक साइड में एंशियंट कल्चर और ट्रेडिशंस है, दूसरे साइड में मॉडर्न लाइफस्टाइल भी आ रही है। तो पीढ़ियों से चलती आ रही जो परंपराएं हैं, वो परंपरा और आधुनिक सोच, युवाओं की जो आधुनिक सोच है, इसके बीच हम लोग कैसे संतुलन बनाए रख सकते हैं? I think open communication, which Sadhna ji also mentioned, ki it should be a two-way street always between anybody who's talking to you. Ki agar suppose it's grandparents talking to you, they have experience. Yes, they have lived a life which is different way. They have made decisions which have impacted, and they have either come financially way ahead or they have a mature partnership उन दोनों के बीच में. So there are aspects which you can learn from. I would not call them ancient. They are still relevant. They are something where few parts of it, yes, you can rely on it. But उसमें एक और चीज आता है कि जब भी when we also talk about the scriptures or the culture and everything, culture हील मार्केट होके जाती है युवाओं पे कि आप कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हो. तो कल्चर शुड नॉट बी समथिंग कि उस दिन पे वो चीज अगर लागू था, सपोज इन 1800 समथिंग वाज लागू हो रहा था, 2026 में वो चीज लागू उतनी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी फ्लूइडिटी इन थिंग्स. पीपल शुड बी मोर ओपन टू इवॉल्विंग. पीपल शुड नॉट, एक जो लकीर रहती है, लोग वो उसको ना क्रॉस करने के लिए डरते हैं. क्रॉस करना बुरी चीज नहीं है. क्रॉस करने का इसका मतलब ये होता है कि यू आर ओपन टू चेंज, यू आर ओपन टू एक्सप्लोरेशन. हाउ कल्चर कैन बी पोर्ट्रेड एज, how two people can have conversation. Like right now, this conversation which is being had between different age groups, different people from different backgrounds, work culture, and everything. This is a way towards it, right? So hence, that this bridge is what is important, and this openness is what is needed to take culture ahead, to mold culture into something which is relevant in today's world, and to build better relationship with your parents, with your relatives, with your friends also, and the coming generation. जी धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि जो 1857, हम लोग बोलते हैं कि 1857 में जो चला वो आज चलेगा ऐसे मुमकिन नहीं है. बदलती चेंजिंग लाइफस्टाइल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है. मेरा अगला क्वेश्चन मल्लिका जी से है. शायद ये क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन मल्लिका जी को पूछना चाहूंगी कि मल्लिका जी, यदि आपको अपने भविष्य के परिवार की एक विशेषता चुननी हो, तो आप कौन सी बातें पुराने पीढ़ी से अपनाना चाहेंगी और कौन सी बातें नई पीढ़ी से अपनाना चाहेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मल्लिका जी. सुनाई दे रहा? जी अभी आ रही है. बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा. बचपन से जैसे मैंने देखा हुआ है, एंड जैसे मल्हार जी ने भी बोला कि मतलब बच्चों की परवरिश में ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है, मतलब दे कंट्रीब्यूट अ लॉट. तो उनसे मैंने यही सीखा है कि जो पहले के जमाने के जो लोग थे ना, उनका एक रूटीन था. मतलब आई रिमेम्बर, जैसे आपने ये सवाल पूछा, मुझे याद है जब मैं उनके साथ रहती थी, मतलब मुझे पता था कि 10 बजे नाश्ता मिलेगा, 1 बजे खाना मिलेगा, एक रूटीन होता है ना. तो वो कहीं ना कहीं, मतलब जब हम खुद की जिंदगी जीते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं. तो मतलब आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट रूटीन इन माई फैमिली.
बिकॉज उसके वजह से क्या हो जाता है आजकल जो हम बोलते हैं ना डिसीजन फटीग, मतलब क्या खाना बनाए क्या करे, वो भी कम हो जाएगा। क्या कितने बजे क्या करना है वो सब उनका है ना, सब कुछ तय होता था, कितने बजे पूजा होगी, कितने बजे क्या होगा। तो वो कुछ थोड़ी जो चीजें हैं आई थिंक वो मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगी इफ आई हैव टू इन माय फ्यूचर फैमिली। एंड आपने पूछा अभी के ज़माने की कौन सी चीज़ है, तो अभी के ज़माने की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं अभी। मेरे भी दोस्तों की और बहन भाइयों की शादी हुई है हाल ही में, तो उनके मैरिजेस में मैं देखती हूँ कि कोई भी जो मतलब जो भी कोई डिसीजन लेना है ना, दोनों भी पार्टनर्स बैठ के डिसाइड करते हैं, बातें करते हैं। बल्कि पहले के ज़माने में एक अज़म्पशन पे चलते थे कि लड़का है तो ये काम करना है, लड़की है तो घर का किचन सँभालना है। तो वो एक नए पीढ़ी की ये जो बात है कि कुछ भी डिसीज़न लेना हो, पार्टनर्स बैठ के तय करते कि क्या मैं करूँगा, क्या तुम करोगी। अज़म्पशन पे नहीं चलते हैं। तो जैसे कि अगेन कमिंग बैक टू ओपन कम्युनिकेशन, तो वो एक चीज़ है नई पीढ़ी की, वो मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगी। बहुत अच्छे मल्लिका जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे इसलिए लग रहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसमें से एक चुनना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अनुशासन यानी डिसिप्लिन रूटीन में लाने के लिए कि पुराने परिवार से बात की, जैसे और नए हाँ इसमें जी, पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, और यानी आज की पीढ़ी में उसको इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं अनिरुद्ध जी से पूछना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा। अनिरुद्ध जी, आपने जैसे कहा कि अभी आप शादी नहीं करना चाहते हैं, आपके विचार कुछ और है, आप और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो विवाह को लेकर युवाओं के बीच यानी उनकी सोच बदल रही है, करियर को लेके, इंडिपेंडेंट लाइफ, फ्रीडम, या तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारे रीजंस उसके पीछे हो सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी जो विवाह के पारंपरिक स्वरूप के बजाय लेट मैरिज, नो मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप जैसे ऑप्शंस को चुन रही है, तो इसके पीछे युवाओं की क्या सोच हो सकती है? Okay. First, to start it off, I would say, given India ka population and the whole youth demographic which is there right now, it's only a few of us, like on this call, who might be there, who have a privileged say into choosing ki you can have no marriage, or you can have a late marriage, or you can have a live-in relationship. Majority of the folks in India, like you are, like किधर भी जाइए, like tier 2 cities, even tier 1 cities and everywhere, there are still marriages which are like, I mean, happening not without consent, but then they are just like told to, yes, you have to, that's like by hook or crook. For each and every one of those things, like no marriage, live-in, and late marriage, the reason why it is being chosen is because लोगों को पता चला है कि right now marriage is not the only goal in life. Marriage is one part of it. So there was one proper stand-up comedian which I used to like listen to. He gave a very good analogy. Like everybody is making their own puzzle. सबके लिए अलग-अलग चीजें देती है. When you are told by randomly कि आप एक दूसरे का अच्छा एक नया पार्टनर है, उसके साथ अपना पजल बनाओ, alright? And you are told कि अरे तू पजल बनाना is a मुश्किल thing. गायब हो जाएगा सब, like टूट जाएगा सब ऐसे ही. ठीक है, it's not a easy thing. So you need to build yourself. You build your own story. You build your own career path. आप देखते हो, and it's not just career path. You build your own mental health. You build your own freedom. You try to see what's there out in the world when you have the privilege for it. Live-in as a concept when we is very much hated upon even till now. But live-in gives marriages is something when you arrange marriage. Let's take into this thing. You don't know the person. You have probably met them for 6 months, 3 months, 1 year, and you just directly get into it. And there is n number of things you will not agree upon at all. कभी भी आप एक सेम पेज में आते आते आपको 10 साल लगेंगे. लिव इन वो चीज कभी क्या करती है, लिव इन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, इट्स अ सिमुलेशन ऑफ योर मैरिज कि आगे जाके कैसे हो सकती है. Live in also, so when sex is talked about as a taboo topic and it's something which is avoided altogether, live in teaches you consent based on the fact consent is not about just because ki, oh,
yes कि आज we want to or we don't want to. It's different moods as to how it so live in relationship teaches way too much about consent and like boundaries and everything. And then you will, no marriage or late marriage, women in general were always told this one particular line, probably I don't know if many will relate to this or not, शादी कर लो उसके बाद घूम लेना. शादी कर लो ये उसके बाद घूम लेना कैन नॉट बी अ लाइन विच कुड बी टोल्ड टू समबडी जस्ट बिकॉज कि आपको वो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये बोला जा रहा है कि बाहर गलत लोग हैं करके. So the late marriage aspect, which I have seen personally, like I sometimes do solo travel, I have seen many women solo travelers who have upholded the fact कि hey, right now marriage is a constraint for me. Marriage के साथ मेरे साथ for some reason unnecessary मेरे पास अनगिनत unsaid responsibilities आ जाएगी, assumed responsibilities आ जाएगी. Hence the delayed marriage aspect sometimes women take, even men for that matter, like financially stable होना. Like right now महंगाई बढ़ते ही जा रही है, पेट्रोल का रेट सबको पता चल रहा है. Every rate, like you if you are told as a person like hey, build your financial wealth and stay at this thing, right now in the current generation it's not that possible at all. घरों के भाव 1 करोड़ या मुंबई के हिसाब से तो 1.5 करोड़ के नीचे है ही नहीं. So you are told कि oh, this is important to have like this thing when you're probably approaching someone and everything, or your samdiji or your mother-in-law will ask these questions. Hence delayed marriage makes sense in a fact that you build your wealth, you build your mental stability, and then you go for it. Marriage should be a choice rather than it pushed down to you because of a societal pressure. That's my thought process. Yes. ओके, अभी आप बोलते वक्त एक क्वेश्चन आया था कि मैरिज से इतना डर क्यों लगता है, तो मुझे लगता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व दिया है इसमें. And yeah, personal growth. That's all. I think majorly वो रहता है कि I do not want to be a person with a part. Marriage is growth together, but I do not want to be a half-baked partner for my like who's going to be my this thing. I would rather be somebody who is stable and has his own problems. Yes, and I would love to discuss it with them. But it should not be like कि I am just put into a situation कि अभी जाओ ये लो शादी कर लो फिर तुम देख लेना आगे जो होता है. That's something. It cannot it will have its own loopholes. I won't say that it won't sustain, but then it will have its own like lots of problems. Yeah. यानी आप अपना ओन वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं. हाँ, like side by side, yes, definitely. Yes. अगला क्वेश्चन मेरा मल्लिका जी से रहेगा कि जैसे अभी अनिरुद्ध जी ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, प्राइवेसी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें मैनेज करनी पड़ती है. तो पहले परिवार की पहले के यानी मैरिजेस में परिवार की अपेक्षा जो है वो मानी जाती थी, इम्पोर्टेंट थी. परिवार जो है वो डिसाइड करता था, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वही परिवार बीच में आके सॉल्व करता था. और उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ थी कि हाँ अच्छे सुसंस्कृत घर का लड़का चाहिए, इतना इतना कमाता चाहिए, कहीं कहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए. तो ये सारी उनकी अपेक्षाएं रहती थी. लेकिन आज के जो युवा है वो जीवन साथी चुनते समय किन किन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या कैटेगरीज में वो डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसे होना चाहिए, एजुकेशन, जॉब या पर्सनालिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारा देख के. और मैं क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में आपने अपना पार्टनर सिलेक्ट किया है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे. अगर आप पूछो कि हाल ही की पीढ़ी क्या चाहती है, तो ये मेरा कॉन्वर्सेशन जो है वो कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है. बहुत सारी मेरी सहेलियां हैं जो अभी मतलब ढूंढ रही है अपना साथीदार फिलहाल. तो उनसे अगर आप पूछोगे तो आजकल का एक जो जेनजी टर्म है वो आपको सुनाई देगा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम वाइब कर सकेंगे. तो आपको ये वाइब वर्ड बहुत बार सुनाई देगा. एंड एज मच एज इट इज अ जेनजी टर्म, आई ऑल्सो लाइक इट, बट अगेन वाइब बहुत ही रिलेटिव है, बहुत ही सब्जेक्टिव है. तो मैं जिस तरीके से इसको समझती हूँ, जो हम नॉर्मली समझते हैं, दैट इज कंपैटिबिलिटी.
राइट। आजकल की पीढ़ी को कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड जैसे आपने बोला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर्सनालिटी कैसी है, कैसे तरीके के फैमिली वैल्यूज है, कैसे मतलब किस तरीके की परवरिश मिली है, क्या वो लड़कियों की, हमारी, किसी और की भी, जब हम बाहर जाते हैं, क्या वो दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करता है, राइट। तो ये मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो है, जो हम एक दो मीटअप्स में गेस कर सकते हैं, बट अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट थोड़ा टाइम लग जाता है किसी को, हम 2-3 मीटअप्स में नहीं जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज है वो इम्पोर्टेंट है। फिर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज की पीढ़ी के लिए, कि वेल एजुकेटेड हो, अच्छे से, मतलब जो अपने विचार है वो फैमिली के सामने हो, अपना एक ओपिनियन हो वो बहुत क्लियरली बता सके, अब खुद के लिए स्टैंड ले सके। तो मतलब आजकल की जो पीढ़ी है वो चाहती है कि जो हमारा पार्टनर हो वो एक, मतलब पहले के जमाने में जैसे एक होता था कि बस मेरी बात सुने, तो ऐसा नहीं चाहिए। वी वांट अ पार्टनर हु हैज देयर ओन पर्सनालिटी, कि खुद का ही एक मतलब पर्सनालिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है, खुद के वैल्यूज है, खुद के ओपिनियंस हैं, एंड उसके ऊपर मतलब दैट इज हाउ ही लिव्स हिज लाइफ। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी लुक फॉर। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ ही साथ, जैसे आपने बोला, एजुकेशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है, और बहुत सारी चीज़ें, वो तो मतलब एक फिल्टर की तरह काम करती ही रहती है। बट हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी और के लिए मे बी इनकम इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स जो है, स्पेशली लड़कियों के दिमाग में, वो जब हम मिलते हैं किसी से, वो कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। करेक्ट मल्लिका जी, आपने जैसे कहा कि ये इंडिविजुअल सोच हो सकती है, तो जैसे जिसका फिल्टर वैसे उसकी डिमांड ऐसे भी हो सकता है। अभी अगला क्वेश्चन मेरा साधना जी से रहेगा। जैसे साधना जी, हम लोग आजकल देखते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी की चर्चा बढ़ते हुए दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि आज भी लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए लड़कों को लड़कियों के हिसाब से ज़्यादा फ्रीडम या प्रायोरिटीज या डिसीजन लेने का अवसर मिलता है? जी हाँ, मुझे तो लगता है आज भी वैसे ही है, क्योंकि लंबे समय से जो पुरुष है, वो परिवार का जो पुरुष है वही निर्णय करता रहा है। तो निर्णय लेने में वो हमेशा आगे रहा और परिवार के लिए निर्णय लिया है, उनके घर में बेटियों के लिए, बेटों के लिए निर्णय लेता रहा। और खासकर विवाह जैसे जीवन साथी चुनने में भी परिवार के पुरुषों का एक ये रहता है। मैं जैसे एक सामान्य मैं रही मुंबई में, पली बड़ी मुंबई में, लेकिन अभी भी मेरे माता पिता गांव से आते जाते रहते हैं, तो उनके विचार भी गांव वाले ही अभी तक हैं कि या मेरा हस्बैंड, उन्होंने, उनको तय करना है, या मेरे लिए कोई लड़का भी देखना है तो वही तय करने वाले हैं। अगर मुझे वो पूछते भी हैं कि आपको कोई पसंद है क्या, पर मुझे मेरे माता पिता का विचार पता है कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा को ज्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरा कि पारंपरिक जो गांव में वो देखते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, तो उन पर वो ज्यादा ध्यान देते हुए तो वो मेरे लिए डिसीजन लेंगे। हालांकि लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होगा इसीलिए, लेकिन आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की वजह से भी, मतलब मैं कुछ निर्णय मेरे से भी पूछे जा रहे हैं, मैं निर्णय स्वतंत्र होके भी ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यूथ भी अपने परिवार का ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि हम पूरा अवॉइड करते हैं। तो हमें लगता है हमारे माता पिता हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तो एक उस हिसाब से करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लड़कों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, लेकिन लड़कियां भी आजकल के मामले में मुझे लगता है अभी अपना निर्णय खुद ले रही है, क्योंकि एजुकेशन, उनको उस लेवल का समान तरीके से एजुकेशन मिल रहा है लड़कों के बारे में। आर्थिक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है वो बन रही है। दूसरा, परिवार के बारे में भी सोच रही है। और दूसरा, माता पिता को भी ये लगता है कि मेरी बेटी जहाँ जाएगी सुरक्षा और ये सब पे ध्यान देते हैं कि कहीं अच्छे मेरी बेटी को तकलीफ ना हो, बाकी सारी चीजें, तो उनकी वो चिंताएं भी रहती हैं। तो इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जमाना थोड़ा सा अभी, जो हमारा समाज है वो बदल रहा है, और लड़कियां भी निर्णय लेने लगी हैं, अपना मन पसंद साथी चुन रही हैं।
कुछ ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण भागों में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी थोड़ा 1% वहां आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। मैं जिस ग्रामीण भाग से आ रही हूँ, या मेरे माता पिता जिस ग्रामीण से हैं, तो लेकिन आज अगर आप शहरीकरण में देखेंगे, शहर में, तो युवाओं को स्वतंत्र रूप से एक मनपसंद साथी चुनते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, परिवार से बातचीत करने पे एग्री हो जाते हैं। अगर हम यहाँ एक शहर में, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण जीवन जी रहे हैं, तो वहां पे वैसे नहीं होता। अगर आपके माता पिता हैं, तो उनको मनाना एक कठिन विषय हो जाता है। पर ऐसा भी है नहीं कि, लेकिन आज की बदलती जो सोच है, वो कहीं ना कहीं युवाओं पे भी और अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो फिर भी क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि क्या कंपैरिजेबल जो है पुरुषों का है, तो है। आज भी उनका सम्मान ज्यादा है, उनकी हाँ बोलने पे परिवार ज्यादा है, उनको स्वतंत्रता देता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो मेरा तो मानना है कि पुरुषों को ज्यादा स्वतंत्रता है जीवन साथी चुनने। साधना जी, आपने इंडिविजुअल व्यू रखने के साथ साथ ज़माना बदल रहा है और कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, ये एक्सेप्ट करके और एक्सप्लेन करके बताया। तो आपने जैसे कहा कि सामाजिक प्रतिष्ठा को आजकल बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी के ऊपर है मल्हार जी से। मल्हार जी, आप हैं? हाँ, मैं हूँ। जी। जी मल्हार जी, कि अभी हम लोग देखते हैं कि जो शादी है वो दो परिवारों का मिलन ना रहते हुए अभी उसकी व्याख्या जो है वो बदलते जा रही है। सामाजिक आयोजन को ज्यादा महत्व दिया जाता है सामाजिक प्रतिष्ठा को देख के। तो डेस्टिनेशन वेडिंग या ड्रीम वेडिंग या प्री वेडिंग जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आज की युवा पीढ़ी भव्य और खर्चीली शादियों को किस दृष्टि से देखती है, और क्या ये सोचा जाता है कि इसका बर्डन कहीं ना कहीं लड़कियों के फैमिली के ऊपर हो रहा है? अंडरस्टूड। तो ये आई थिंक दोनों कपल या दोनों फैमिली का ही विषय होता है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चलता है, जैसा से कहा कि एक सबका ट्रेंड हुआ है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा हमें करना है। तो जब इतना एक्टर एक्ट्रेस की शादी होती है, खुद के दोस्तों की शादी होती है, तो लोग को लगता है कि अगर शादी करी एक ही बार करनी है, थोड़ा अच्छे से करे। और एक शादी का ऐसा रहता है कि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी पूंजी लगाते हैं कि पूरा एक अच्छी बड़ी शादी करनी है बच्चों की। वो सबका सपना रहता है कि हम अपने सारे रिश्तेदार को बुलाएंगे एक बार। तो एक एक रहता है कि एक चलो अच्छी शादी करनी है, बड़ी शादी करनी है। तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक वो एक रिलेशन होता है, बट उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आई थिंक व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि वो तो एक इवेंट होता है, एक रात की बात है। लेकिन उसके बाद जो आप करते हो 20 साल, 25 साल, 50 साल जो आपको गुजारने हैं एक दूसरे के साथ, आई थिंक वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है, जो आई थिंक एक फैमिली देखती है दूसरे के साथ। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मल्हार जी। मल्लिका जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जैसी आपकी अभी शादी होने वाली है, तो शायद इसके बारे में आप और आगे जाके सोचेंगी। तो ये क्वेश्चन है कि आज जैसे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि लेट पेरेंटहुड या नो चाइल्ड जैसे विकल्प चुने जाते हैं युवा पीढ़ी की तरफ से। तो ऐसे निर्णय लेते समय इंडिपेंडेंट लॉन्ग लाइफ या तो फिर फैमिली लाइफ या सोशल इम्पैक्ट, ये सारे डिसीजन का आगे जाके कुछ ना कुछ सोसाइटी के ऊपर असर होने वाला है। इसके बारे में युवा कभी सोचते हैं, और ये सोचते हैं तो क्या? तो आपने पूछा नो चाइल्ड एंड सिंगल पेरेंटहुड, बराबर। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, मतलब सोशल इम्पैक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर लोग ये क्यों चुन रहे हैं। फर्स्ट थिंग, पहले के ज़माने में पेरेंटहुड या फिर किसी बच्चा पैदा करना, इस चीज को एक ड्यूटी माना जाता था। मतलब कि शादी हो गई है, अब तो नेक्स्ट थिंग इज वी शुड ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। बट आजकल के जो युवा है वो ये चीज करने से पहले 100 बार सोचती है कि अगर हम अगर हम एक बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हैं, तो क्या हम उस बच्चे को सब कुछ देने के काबिल है या नहीं। दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग देयर ओन सेल्व्स। एंड जब ये क्वेश्चन हम खुद को पूछते हैं, जैसे कि अनिरुद्ध ने एक बात बोली थी कि
फाइनेंसेस कैसे है। तो हम देखते हैं कि बच्चे को एक अच्छी स्कूल में डालना, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करना, बहुत सारी चीजें, एक बच्चे को प्रॉपर घर देना, घर खरीदना, फैमिली बिल्ड करना, जैसे 15-20 साल पहले जितना आसान था अभी नहीं है उतना आसान। तो वो एक चीज है जिसके बारे में लोग सोचते हैं, एंड जिसकी वजह से लोग सिंगल पेरेंटहुड चूज करते हैं, बिकॉज दो बच्चों का स्कूलिंग एंड एवरीथिंग उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, नो पेरेंटहुड चुनने के पीछे बहुत लोगों के खुद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ मैं डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग इज, बहुत लोगों ने, जैसे मैंने जिनसे बात की है, जो जो उनको माँ बाप नहीं बनना है, उन्होंने बात किया है इस चीज के बारे में कि आजकल की दुनिया मतलब ऐसी है कि मुझे फ्यूचर नहीं समझ रहा है, बच्चा पैदा करके वो बच्चा किस दुनिया में मैं लाऊं, कि जहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, हर जगह करप्शन है, पॉलिटिक्स है, मतलब क्या है, मतलब बच्चे का आगे क्या फायदा होगा, राइट? मतलब क्या कर पाएगा, क्या बन पाएगा, तो एक सेफ सिक्योरिटी नहीं है। तो वो भी एक कारण है जो आजकल लोग सोच रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट, और एक सिचुएशन में मेरी सहेली से बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो अभी मेरा करियर कहीं सेट हुआ है, अभी हमारी शादी हुई है, एक कुछ रूटीन सा बन गया है, थोड़ी शांति है, हम घूमने फिरने जाते हैं, हमें भी एक्सप्लोर करना है, हमें बहुत सारे कंट्रीज विजिट करने हैं। तो अगर बच्चा इस हाल में, मतलब इफ अगेन वी गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, हमारा ये सब जो थोड़ा फ्रीडम जो होता है वो चला जाएगा, तो उस बात का डर रहता है। तो वो भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग मतलब पेरेंटहुड नहीं चूज करते हैं। अब इस मामले में जैसे आपने बोला, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है हमारे कंट्री के लिए, या सोसाइटी के फिर ऊपर। इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में सोचते हैं या नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडिया में जब हम सोचते हैं कि अरे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, पॉपुलेशन इज ऑलरेडी, इट्स अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, आज की युवा पीढ़ी जो इंक्रीजिंग। है वो सबसे, वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग जनरेशन, राइट? तो मे बी दैट इज वन थिंग कि आजकल लगता है कि ठीक है अगर सोशल इम्पैक्ट के बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ गुड नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब वो एक जस्टिफिकेशन शायद उनको मिलता हो जिसके वजह से वो पेरेंट बनने की चॉइस ना करें। तो ये मेरी सोच है। हाँ मल्लिका जी, बहुत अच्छा आपने युवाओं की तरफ से अपना व्यू रखा। अभी अगला क्वेश्चन मेरा फिर से मल्हार जी से ही है कि जैसे पहले के ज़माने में बहुत जल्दी शादियां हुआ करती थी, या तो फिर अरेंज मैरिज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ने ली है, और बहुत लेट शादियां हो रही हैं। तो विवाह की बढ़ती उम्र और अरेंज मैरिज का की जगह लव मैरिज ने लेना, इन सबका वैवाहिक संबंधों पर कुछ पारिवारिक जीवन पर असर हुआ है, असर देखने को मिलता है? मल्हार जी आप हैं? मल्हार जी है? या मैं हूँ। ओके। मल्हार जी, आपने शायद क्वेश्चन सुना हो, या मैं रिपीट करूं? नहीं, आई थिंक ये मैं दोनों तरीके से बोलना चाहूंगा। लाइक मेरा भी जब शादी होने वाला था तो कॉलेज के बाद निकले थे, एक रहता है कि पहले अपने आप को सेटल होना है, करियर में सेटल होना है, पैसे अच्छे कमाने हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो वो एक जर्नी हो जाती है। तो एक मैरिज के लिए कमिटमेंट आने के लिए टाइम लगता है कि मैं मैरिज करूंगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एक दूसरे परिवार का मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली आएगा। और आई थिंक जब मेरी शादी हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक्चुअली पहले कर देनी चाहिए थी, कि मैं काफी टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड कर पाता, हम ज्यादा एक मेमोरीज क्रिएट कर पाते, ज्यादा घूम पाते। आज हमने भी काफी बेबी लेट ही प्लान किया था, आई थिंक मैं 35 का तब प्लान किया था, और एक बार बेबी आ गया तो अभी लगता है शादी पहले हमारे पास साथ होता। 5 साल पहले अगर ये आते हमारे पास एक बेबी, उसके साथ हम घूमते, एक यंगनेस होता है हमारे में भी जो उनको हम दे पाते हैं। ऑफकोर्स ऐसा नहीं 35 में उतना नहीं है, बट एक अब लग रहा है कि अभी जब वो 30 का होगा, हम 65-70 के होंगे, तब फिर शायद हमारी यू कैन से हेल्थ कैसी रहेगी,
कि हम उसको कितना उसके साथ सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक्चुअली अभी कितना पर्सपेक्टिव चेंज, अभी हम मैं और मेरी मैम तो फिटनेस में काफी एक्टिव हो गए कि अभी बेटा तो फिट है, तो उसके साथ हमें एटलीस्ट 20 साल हमें रखना है अपनी एनर्जी, तो वी हैव टू बी वेरी फिट सो दैट वी डोंट फील एनी फेयर के हम उसके साथ नहीं आ पाए, या उसको कहीं जाना था हम कर नहीं पाए, उसको एडवेंचर एक्टिविटी करनी थी हम कर नहीं पाए अपने फिटनेस की जैसे। तो ये आई थिंक जब पहले मेरा अलग पर्सपेक्टिव था, विच आई एम श्योर सबका होता है कि कॉलेज के बाद कुछ इनकम का स्ट्रगल होता है, एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो कैसे सेटल हो जाए। लेकिन आई थिंक एक जब एक आप रास्ते पे चलते हो, आई थिंक ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है शायद आपके साथ, तो वो मुझे एक लगता है फिर। अच्छा, यानी आपने कहा इन शॉर्ट कि आप चलने लगो वो मार्ग पे, तो मार्ग आसान होते जाता है आगे जाके। हाँ, मतलब ये एक्चुअली डायरेक्टली कहना तो नहीं चाहिए, बट एक इंडिकेशन लग रहा है कि एक बार आप स्टार्ट हो जाते हो तो आई थिंक सब आ जाते हैं सपोर्ट के लिए। लाइक मुझे लगता था आई थिंक पहले इतना ओवर थिंक करते हैं कि डिसीजन ले नहीं पाते हैं, बट आई थिंक जितने मेरे फ्रेंड्स के साथ है, सब लोग का भी वही ओपिनियन था कि आई थिंक अगर हम पहले कर लेते 5 इयर्स पहले शादी हो जाती, या 5 इयर्स पहले बेबी कर पाते, तो हम ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं उनकी लाइफ के साथ। बट आई आपके मतलब ये दोनों साइड विचारों के, मतलब बिफोर लाइक मैं भी अपने कजिन्स को देखता हूँ, उनका भी जब सेम पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं हमको थोड़ा सेटल होना है फिर करना है, और जैसे ही हो जाती है उसके बाद लगता है पहले क्यों नहीं की, हमको ज्यादा ही वेट कर लिया, छोटी सी बात के लिए अटक के रखे थे हम। तो वो एक आई थिंक एक मिस रहता है, बट आई थिंक दैट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट इज द वे इट हैज टू बी व्हेन थिंग्स हैज टू बी हैपन, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होती है और आपका एक ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाता है आपके लिए। आपके ये एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद शायद से बहुत सारे युवा है जिनके मत परिवर्तन हो सकते हैं। Sure. मेरा अगला क्वेश्चन फिर से मल्लिका जी से है कि मल्लिका जी, जैसे पहले हम देखते थे कि मेन मैरिज डिसाइड करना या किसको किसके साथ मैरिज करवाना है, कैसे करवाना है, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी फैमिलीज की। लेकिन आज जैसे हम लोग देखते हैं कि लव मैरिज होता है, काफ़ी बार तो वो पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाके करना पड़ता है, फैमिलीज के अगेंस्ट भी जाके करना पड़ता है, या एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आप ये सोचते हैं कि लव मैरिज में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कपल्स के ऊपर आ जाती है कि दोनों फैमिलीज को जोड़ के रखना है, दोनों फैमिलीज के रिलेशन को बांध के रखना है? बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जैसे अरेंज मैरिज में होता है, कोई एक मामा चाची होती है जिनके थ्रू आपका पहचान होती है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि दोनों फैमिलीज मिले, बात आगे बढ़े। बट लव मैरिज में सिंस आपने ही डिसाइड किया है, फिर आपके ऊपर आ जाता है कि दोनों फैमिलीज मिले, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, जब बातें हो कोई मतलब मिसकम्युनिकेशन ना हो, या फिर किसी छोटी चीज की वजह से अनबन ना हो जाए, उस बात का डर रहता है। तो इसकी वजह से यस, मतलब लव मैरिज में जिम्मेदारी ज्यादा लगती है, ऐसे लगता है कि मतलब हमें लीड करना है, हमें बातों को आगे बढ़ाना है कंपेयर टू अरेंज मैरिज। यस। ओके, थैंक यू मल्लिका जी। अनिरुद्ध जी, आप जैसे कि अपने फैमिली से दूर रहते हैं, आपकी फैमिली शायद यहाँ पे है मुंबई में और आप बेंगलोर में रहते हैं, तो आजकल ऐसे कई हुआ है जिनको एजुकेशन या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने जगह को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरी जगह सेटल होना पड़ता है। तो ऐसे में जब फैमिली को जो दिक्कतें आती हैं, उनको इमोशनल या सोशल या फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, तो आपके हिसाब से करियर और फैमिली के बीच की दूरी और पेरेंट्स और फैमिली के रिलेशंस पे इसका क्या असर पड़ता है? आई थिंक इसके लाइक दो चीज हो सकती है इस चीज में। एक है कि आप मजबूरी से जाते हो, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है इसमें, एंड यू हैव टू लीव योर फैमिली, एंड आपको उधर जाके लाइक बिकॉज इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, आप उधर जाके काम करते हो। वन इज अगेन टू बिल्ड योर ओन इंडिपेंडेंस, आप बाय चॉइस आप जाते हो। इसमें आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि वो दूरियां आप जो बोल रहे हो कि वो ना बने, ना बढ़ते रहे, एंड एवरीथिंग is I guess healthy communication is one thing. कि बात करते रहिएगा आपके पेरेंट्स के साथ, understand at what point in time they are at. If there are actual physical distress and everything which is happening, do not ignore it. That is definitely a.
मैं अगर सपोज लाइक दे आर फीलिंग अलोन लोनली एंड एवरीथिंग, एंड इफ योर जॉब अलाउज यू कि आप एक स्पेस ब्रेक लेके आप आपके फैमिली को विजिट कर सकते हैं, डू नॉट कट ऑफ योर फैमिली। आई थिंक वाज वन मेजर थिंग। फैमिली इज नॉट योर एनिमी. Family will never be your enemy. Family will also be the people who would listen to you, hopefully, and nurture you as well. So when they need you, also, भले ही आपकी like जॉब बाहर हो या ना हो, आपको वो ties like, because we have seen like, I think मैं खुद रह के like, I think it had affected my whole life when I was in Mumbai, where because of my commute, because of my work, मैं 3 साढ़े 3 घंटे रोज ट्रैवल करता था. तो फिर मुझे खुद को घर पे टाइम नहीं मिलता था, मैं घर आके तो द फैमिली टाइम समटाइम्स लाइक ड्यूरिंग द वीकडेज इट गेट्स लाइक कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होती थी. बट अभी मैं इधर हूँ तो मैं रोज ढंग से लाइक आधा घंटा 1 घंटा जब भी हो लाइक ये टाइम निकाल के मैं वो बात करके कर पाता हूँ. एंड देन नेगेटिव इफेक्ट्स होती है थोड़ी बहुत, यस. यू विल हैव, आप उस पॉइंट इन टाइम पे कभी कभार नहीं रह सकते हो उस चीज में. लाइक द इंडिविजुअल हु इज स्टेइंग आउटसाइड आल्सो, सपोज लाइक फैमिली उधर जिसमें है, अगर उधर गिल्ट एंड रिग्रेट बहुत रहता है एक चीज का कि सपोज अभी मेरी बहन वहां पे है, शी इज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ माय मेजर माइलस्टोन्स ऑफ माय मॉम, तो मैं नहीं रहता हूँ. आई फील डिस्कनेक्टेड और आई फील गिल्टी कि ओ कि मैं दूर हूँ करके. बट यू ट्राई टू बैलेंस इट आउट. आप जब आप वापस ऑफिस जाके आप मिलते रहते हो जब भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हो, एंड देन यू एंड विद द होल वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड एवरीथिंग यू कीप ट्राइंग टू बी इन टच विद देम. एंड आई गेस दैट्स हाउ वो दूरियां या फिर जो अनबन है उसको सुलझा सकते हैं हम. इट्स, वो आई एक्नॉलेज कि वो होती है, बट इट्स ओनस इज ऑन बोथ की लाइक कि फैमिली को भी लाइक यू हैव टू बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड समटाइम्स कि independent life में when they are going through something you have to be open to listening to what they are going through also. And the individual also who is outside living alone, उन्हें भी just because वो अकेले रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि they are superior. Your family is as important to you as they were when you're living with them, when you're living outside. अनिरुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद. और अनिरुद्ध जी मैं एक सवाल रिपीट शायद आपसे पूछना चाहूँगी. जैसे मल्हार जी ने अभी क्वेश्चन किया, आंसर दिया उसका कि नो चाइल्ड नो मैरिज या तो फिर लेट चाइल्ड लेट मैरिज, इसके ऊपर मैं आपके व्यूज जानना चाहूँगी. जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हाँ मुझे शायद लेट मैरिज किया तो ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी कर लेता तो काफ़ी चीज़ें मैं और एक्सप्लोर कर सकता था, और आपके व्यूज़ है कि मैं पहले एक्सप्लोर करूँ और बाद में शादी. तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी. ओह, सो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 5 साल, अगर सपोज लाइक कि there's no टाइम फ्रेम मेरे इस दिमाग में कि मुझे 5 साल के बाद ही शादी करनी करके, मेरी ऐसी लकीर नहीं है. आई थिंक आई वाज reading Ajita's comment also, and I said that commitment and everything and all that. Commitment is the utmost priorities. And when it comes to a child, but honestly, personally, I do not want to have a child at all. So I think मेरा इस केस में जवाब देना कि no child and आगे के marriages or like late child or no child केस में, because I have had an ultimatum कि मेरे दिमाग में कि I don't want to have a kid, because there's multiple reasons as to why I don't want to have a kid. I think kids, this is something which I have fought with my mom a lot on, कि मैं जब ये सोच present करता हूँ कि because I don't want to have a kid based on the current आप एक बैलेंस शीट बनाने लग जाते हो जब आपका एक बच्चा पैदा ये बॉर्न होता है, right? And you have to commit all of your finances, resources, and everything to ensure that the child gets utmost attention and care and everything. And I guess that's not something which I want to do. So hence, I have always believed in the no child policy.
अनिरुद्ध जी, So आपने बहुत इजी तरीके से बताया, लेकिन फिर से मैं आपको एक मल्लिका जी का क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी, और मुझे आपसे हाँ, सुनने में जरा दिलचस्पी लग रही है, इसलिए आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं आपको पॉइंट आउट करके नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, नो तो प्रॉब्लम एट ऑल। मल्लिका जी को जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इसका सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये डिसीजन का, तो इसके बारे हम्म। में युवा पीढ़ी क्या सोचती है, तो आप यही व्यूज लेके चलते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। सो मैं एक डेमोग्राफिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे यही सोच रहे हैं। लोगों को, पीपल वांट किड्स, पीपल वांट अर्ली किड्स। आई हैव हैड फ्रेंड्स who have told that they have had plans to do this. So I would say some are thinking about it. मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, I would definitely say that. I am not going to disagree to that. I think because I'm putting मेरी needs, I think, ऊपर on top of everything. And also one more thing, I guess, uh, this is not something which I don't know right now. ये thoughts है मेरे. I am going to age and I'm going to grow and I'm going to have different experiences. I'm going to meet someone or do not meet someone, irrespective of the fact. I have a small cat, so I want to take care of her. मेरा ये फिक्स है कि it's not that I don't want to care for somebody. ये नहीं है. So it's something which is an evolving thought, I guess. Right now, it would look like a timid or like a shallow thought, or it might not, or it's just like a personal opinion altogether. It's just like कि I think जैसे लोगों का experiences चलते रहता है, how they have been brought up or how their experiences had, they reach to one, I think, a thought process. तो इसीलिए I think मेरा ये thought process है. Yeah. ये अनिरुद्ध जी बहुत अच्छी तरीके से, और मेन तो आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत फोकस्ड है। ये कुछ प्लानिंग्स है आपके अपने फ्यूचर के लिए, सुन के अच्छा लगा मुझे आपसे। Uh, Not really. मैं जितना I think जितना unplanned चल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मेरे ऐसी this thing. I have a this thing. I said those things in a general term. Like I did not mean it कि मेरे ये life goals है. I am also growing. I am also experiencing things. I do not think that commitment is like a wrong thing altogether. Like commitment is the utmost important thing. It is true. And while you create your own world, I have never said कि अरे मेरा ये गोल आ गया उसके बाद ही I'll marry somebody or something like that. It's side by side. Like when Malika was talking about vibe, the whole generation which talks about vibe. I think in a way I am taking vibe in a sense like कि अगर right now if I'm not meeting a compatible person, I don't have to force myself to find that person explicitly. When it happens, it happens. नेचुरल प्रोसेस आप अपने हिसाब से देखते हैं। या वेरी गुड। तो अभी समय के थोड़ा कम होने के कारण, अभाव के चलते कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जरूर ये क्वेश्चन के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। खत्म करने के पहले मैं एक रैपिड फायर राउंड, क्योंकि अभी चर्चा तो हम लोगों ने बहुत कर ली, बहुत सारे विषय लिए, बहुत अलग अलग हम लोगों को आंसर्स मिले और बहुत दिलचस्प जवाब मिले। हम भी सोच पाएंगे अभी कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे आगे जाके क्या सोच लेके आएंगे, और उसके लिए शायद हम लोग आज के डिस्कशन के बाद बहुत ओपन हो जाएंगे। तो अभी रैपिड फायर राउंड एक लेंगे जस्ट फॉर फन। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी साधना जी से, अगर साधना जी रेडी हैं। जी साधना जी, मैं बताना चाहूंगी कि इसमें दो विकल्प दिए जाएंगे, दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको एक ही विकल्प चुनना है, आप दो विकल्प नहीं चुन सकते हैं, और आपको बहुत सोचना नहीं है, बहुत जल्दी उत्तर देना है, आंसर देना है, और हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हर किसी को सिर्फ 8 क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो प्रतियोगी है उनके पास हम लोग आएंगे। तो पहले मेरे प्रतियोगी मैं समझती हूँ कि साधना जी हैं। साधना जी, आप रेडी है ना? जी जी। फ्रीडम या सिक्योरिटी? फ्रीडम। शादी की सही उम्र या सही व्यक्ति? सही व्यक्ति। ट्रेडिशन या इनोवेशन? ट्रेडिशन। रिस्पेक्ट या लव? सॉरी। रिस्पेक्ट या लव? रिस्पेक्ट। करेक्ट। करियर फर्स्ट या मैरिज फर्स्ट? करियर फर्स्ट। पेरेंट चॉइस या सेल्फ चॉइस? सेल्फ चॉइस।
अर्ली मैरिज या लेट मैरिज? नो। नो ऑप्शन। सोशल मीडिया फ्रेंड्स या रियल लाइफ फ्रेंड्स? रियल लाइफ फ्रेंड्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। अभी मल्हार जी से मैं पूछना चाहूंगी नेक्स्ट रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस। मल्हार जी आप हैं? श्योर। आपका छोटा बेबी तो आपके आजू बाजू नहीं है, नहीं तो वही आंसर कर देंगे। उसको स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है एक्चुअली। इसको जैसे ही खोलता हूँ तुरंत आ जाता है कि आप कुछ कर रहे हो, मुझे भी देखना है करके। और अभी बेबीज का वो भी एक अलग टॉपिक आता है कि बेबीज का एक पेरेंटल अपब्रिंगिंग कैसा होता है और अभी नए जनरेशन का अपब्रिंगिंग कैसा होता है। तो वो जरूर एक इसके ऊपर हम लोग सोच के इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम नया अरेंज करेंगे। हाँ, वो ये भी एक अलग अभी हम टॉपिक लोग हो वो एक सकता है। फेज से गुजर रहे हैं कि पेरेंट्स बोलते नहीं सब दे दो और पीडियाट्रिशियन बोलते नहीं कुछ नहीं, नो स्वीट, नो शुगर, नो टीवी, नो स्क्रीन टाइम। तो करेक्ट। वो एक तो असमंजस में चल रही है, बट आई एम रेडी फॉर द ये। जी मल्हार जी, सेविंग मनी या स्पेंडिंग मनी? सॉरी सेविंग मनी या स्पेंडिंग मनी? सेविंग मनी। फैमिली फंक्शन या आउट ऑफ स्टेशन क्लाइंट मीट? बोथ, बट या फैमिली फंक्शन प्रेफर्ड। फैमिली ग्रुप या फ्रेंड्स ग्रुप? बोथ आई से यू हैव टू चूज वन ऑन। आई से फैमिली। ओके, मम्मी की हाँ या वाइफ की हाँ? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक आई बोथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मम्मी का ज्यादा रहता है। मम्मी का साइड से मम्मी आई का। वाज नोइंग योर आंसर। नहीं मम्मी का ज्यादा है। ये हमारा दोनों का डिस्कस किया है, मेरी वाइफ के नहीं। हमारा तो प्राइवेसी या है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी। फैमिली टाइम या मी टाइम? फैमिली टाइम। पेरेंट्स के सजेशन या अपनी पसंद? फैमिली। रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज या इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअलिटी। ओके, थैंक यू सो मच मल्हार जी। थैंक यू। नेक्स्ट मैं मल्लिका जी से पूछना चाहूंगी। मल्लिका जी आप रेडी हैं? रील बनाना या रियल कन्वर्सेशन? रियल कॉन्वर्सेशन। दिल की सुनोगे या दिमाग की? डिपेंड्स क्या मैटर है। एक ऑप्शन। अगर पैसों के बारे में है तो दिमाग, अगर घर रिश्तों का के खाना बारे या में बाहर का? बहुत ही टफ है ये। घर का, पर ठीक है। डिसीजन किसका, आपके सासू माँ का या हस्बैंड के सासू माँ का? मेरी सासू माँ तो अच्छा ओके। बता रही अभी दिसंबर में शादी है, आप आंसर कर सकते हैं। डिपेंड्स नहीं क्या मैटर है उसके ऊपर। ओके, क्वालिटी टाइम या एक्सपेंसिव गिफ्ट? क्वालिटी टाइम। करियर ग्रोथ या वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस। रिश्तों में स्पेस या टुगेदरनेस? टुगेदरनेस। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? I would say nuclear family, but joint family with enough space is also good. ओके, अनिरुद्ध जी मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ, आप रेडी हैं? जरूरी है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ऑनलाइन डेटिंग या फैमिली इंट्रोडक्शन? ऑनलाइन डेटिंग। स्टेबिलिटी या एडवेंचर? एडवेंचर। सिंपल मैरिज या भव्य शादी विवाह? सिंपल मैरिज। विवाह के लिए सामाजिक आवश्यकता या व्यक्तिगत चुनाव? एक्चुअली ये समझा नहीं मुझे। यानी विवाह ये एक सामाजिक आवश्यकता है या व्यक्तिगत चुनाव? शुड बी अ व्यक्तिगत चुनाव। जेन जी के लिए परफेक्ट वेडिंग या परफेक्ट मैरिज? परफेक्ट मैरिज। वेडिंग डज नॉट मैटर, इट्स अ वन डे स्थायी नौकरी या अपना खुद का बिजनेस? मैं तो नौकरी yes। पार्टनर की चॉइस किसके ऊपर निर्भर रहेगी, आर्थिक स्थिरता या भावनात्मक जुड़ाव? ओह ओके, भावना। यस। आर्थिक स्थिरता या भावनात्मक चुनाव? आर्थिक स्थिरता वुड मीन ये करंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इमोशनल? इमोशनल। इमोशनल। Okay, thank you so much all of you
बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज ये विषय पे बात करके। बहुत अलग अलग व्यूज़ सुनने को मिले आप लोगों के। और जैसे कि अभी मल्हार जी ने सजेस्ट किया कि और एक हम लोग अलग से सेशन भी ले सकते हैं, तो ज़रूर लेंगे और हम आपको इनवाइट करेंगे। अब मैं बोलना चाहूँगी कि आज के सभी युवा पैनलिस्ट के हम लोगों ने विचार सुने हैं। बदलता समय है, टेक्नोलॉजी आई है, या करियर चैलेंजेस भी हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, इसको लेके प्रायोरिटीज़ भी बदलते जा रही हैं। तो युवाओं की सोच में, अपेक्षाओं में भी, या फिर जीवन जीने के तरीके में भी हम लोग कुछ बदलाव पा रहे हैं। परिवार, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी परिवार के प्रति उनका विश्वास है, भावनात्मक जुड़ाव भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लगा। इस बात का प्रमाण अगर निकालना चाहे तो मैं बता पाऊंगी कि समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन परिवार वह आधार है जो परिवर्तन के बीच में हमेशा हमें जोड़ के रखता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन रहा आज के इस सेशन का, ऐसे मैं कहूँगी। सो जल्द ही हम लोग कुछ नए विषय को लेके मिलेंगे। और अनिरुद्ध जी, आपके नए फैमिली मेंबर को भी हमें आपने मिलवाया, थैंक यू। और सबका मैं तो धन्यवाद करती हूँ जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए, उनका भी और आज के पैनलिस्ट का भी। मेघा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? वंडरफुल डिस्कशन, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रणीति जी आपने लिए हैं सारे क्वेश्चंस वगैरह, और बहुत ही अच्छे से सभी पैनलिस्ट ने बहुत जेन्युइन रिस्पांस दिया है। एंड इट वाज रियली एन आई ओपनिंग फॉर अस फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप टू नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट। तो बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में वर्षा जी हैं, कुछ कहेंगे वर्षा जी? आप मैं जस्ट यहाँ पूछना चाहूंगी कि ये 30s के एज ग्रुप के यहाँ कितने लोग हैं? और मैं ये एक सबको अपील भी करना चाहूंगी कि अपनी जो संगठन है भारतीय स्त्री शक्ति, उसको अगर आज के ज़माने के साथ हमें रखना है तो हमें आप सबकी इस संगठन में इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन, आपका इनपुट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपील आप सबको है कि आप हमारे संगठन से जुड़े रहे, ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए आप सबके विचार बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि हम समय के साथ रहकर और काम आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई होप पैनल में जो भी है वो हाँ कह रहे हैं, ऐसे मैं मानती हूँ। बिल्कुल। हम आप सभी पैनलिस्ट से हमेशा कनेक्टेड तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपके हमेशा जो भी मन में व्यू पॉइंट्स वगैरह आते हैं और कैसे हम इसको और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूर आप जानना चाहेंगे। तो हमारे भारतीय स्त्री शक्ति के साथ में आप जुड़े रहें। और मैं मानती हूँ कि इस कार्यक्रम को सिर्फ यहाँ ही नहीं ख़त्म करते हैं, हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसके एक सीरीज़ जैसे भी हम कर सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के साथ में वगैरह भी जुड़ के हम कर सकते हैं। आपके और सारे दोस्तों के साथ मिलके, आपके हम उम्र के साथ में मिलके, व्यू पॉइंट्स के साथ में एक कुछ और नया कार्यक्रम क्रिएट कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद हो रहा है क्या? आई थिंक सो, मे बी समय के साथ में चालू है अभी, लेकिन बंद कर सकते हैं। हाँ चल रिकॉर्डिंग तो कर रहा है।